एवरीवन, वेलकम टू आचा मार्क्स फॉर एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाएगी और आप उसे अच्छे से देख सकेंगे। तो हम अपनी वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका उपयोग, इसका यूज़ कैसे होता है। तो इसका यूज़ ऐसे होता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग होता है। यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, ज़्यादा है, कम है, इसका वर्णन करने के लिए, प्लस उसकी भविष्य में जो जनसंख्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा पता चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से बताते हुए, तो जब समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित है, यानी जब समाज खेती करता है, खेतिहर होता है और किसान होता है, और अशिक्षित होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, नहीं पढ़ा लिखा होता है, और वह उन्नति करके, प्रोग्रेस करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, पढ़ा लिखा बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसी को कहते हैं जनांकीय चक्र। ये जो परिवर्तन होता है ये अवस्थाओं में होता है, इसलिए इसे जनांकीय चक्र कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं और जनांकीय चक्र किसे कहते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना और उसका पूर्वानुमान लगाना। और जनांकीय चक्र मतलब जब अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से जब कोई समाज नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो वह जनांकीय चक्र कहलाता है। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। तो इसकी 3 अवस्थाएं, वैसे तो बहुत होती हैं पर मेनली 3 ही बताई जाती हैं क्योंकि वही ज़्यादा फॉलो होती है। तो पहले है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म होती है, जन्म ज़्यादा होती है और साथ ही साथ मृत्यु भी ज़्यादा होती है। और प्रथम अवस्था में लोग खेती ज़्यादा करते हैं, किसानी ज़्यादा करते हैं, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और प्रौद्योगिकी का स्तर भी, टेक्नोलॉजी का स्तर भी बहुत कम होता है। और ये अवस्था कब थी, 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी कैटेगरी में आते थे। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं। दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था ये है कि पहली वाली अवस्था में हमने पढ़ा कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, लेकिन दूसरी अवस्था में ये होता है कि प्रजननशीलता उच्च होती है परंतु घटाव आता है। मतलब पहले स्टार्टिंग में जन्म दर ज़्यादा होती है पर समय के साथ उसमें घटाव आता है, कमी आती है, और मृत्यु दर कम हो जाती है, लोगों की मृत्यु होना कम हो जाती है, स्वास्थ्य संबंधित दशाएँ भी सुधरती है, स्वच्छता में भी सुधार होता है, टेक्नोलॉजी आती है और लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। ये होता है विकासशील देशों के साथ, ये होती है द्वितीय अवस्था। अब हम आगे बात करते हैं और अंतिम अवस्था की बात करते हैं। तो अंतिम अवस्था हमारी है तृतीय अवस्था, अंतिम अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें निम्न जन्म दर होता है, मतलब जन्म, लोग पढ़े लिखे होते हैं तो जन्म कम होता है, मृत्यु भी कम होती है, और वहाँ पे इसी कारण जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर कम हो जाती है, या तो रुक जाती है या फिर कमी हो जाती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, लोग एजुकेटेड हो जाते हैं और उनके पास मूलभूत सुविधाएं अच्छे से होती हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये हमारी बुकों में है अभी भी, और आप इसको आप देख सकते हैं। इसमें जो डायग्राम बनाया गया है ये आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें शो है कि प्रथम अवस्था है, यानी पहली अवस्था में जन्म दर जो थी वो ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी जो है वो ज़्यादा थी। लेकिन दूसरी अवस्था में हमने जैसे बताया कि दूसरी अवस्था में जन्म दर पहले तो ज़्यादा होती है बट बाद में टाइम के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। इसी तरीके से मृत्यु दर जो होती है वो इसमें कम ही होती है दूसरी अवस्था में। अब तीसरी अवस्था में बात करें तो तीसरी अवस्था में जो जन्म दर या मृत्यु दर होती है वो समान होती है, स्थिर होती है, या तो वहाँ यहाँ पे न जन्म दर ज़्यादा नहीं होता, ना ही मृत्यु ज़्यादा होती है,
और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या फिर कम हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि ये क्या होता है। देखो, प्रथम अवस्था में होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है। वहाँ पे लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, लोगों के पास एजुकेशन इतनी नहीं होती है और वह प्राथमिक क्रियाएं ही करते हैं। और ये अवस्था 200 वर्ष पूर्व हर देश के साथ, सभी देश, विश्व के सभी देशों के साथ यही चीज़ थी कि लोग किसानी करते थे, खेती करते थे और जन्म दर ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मृत्यु दर भी अधिक होती थी। लेकिन इसी तरीके से द्वितीय अवस्था जब प्रोग्रेस हुई, जब उन्नति हुई, लोगों ने जब उन्नति की, तो द्वितीय अवस्था में पहुंच गए। वहाँ पे जन्म दर ज़्यादा थी, लेकिन वह धीरे धीरे कम हो गई, मतलब ज़्यादा नहीं थी, कम हो गई। पहले ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर मृत्यु दर कम हो गई थी। और स्वास्थ्य संबंधी दशाएं व स्वच्छता में भी सुधार आ गया था, टेक्नोलॉजी आ गई थी और लोग थोड़े बहुत एजुकेटेड हो गए थे, पढ़े लिखे हो गए थे। और अंतिम अवस्था में, ये जो द्वितीय अवस्था है ये विकासशील देशों के साथ होती है। अब अंतिम अवस्था की बात करते तो अंतिम अवस्था में निम्न जन्म दर होता है, निम्न मृत्यु दर होता है। लोग कम जन्म देते हैं और कम मरते हैं। और इस अंतिम ये अवस्था जो होती है विकसित देशों के साथ ज़्यादा होती है। यहाँ की जनसंख्या या तो स्थिर होती है या फिर कम धीमी गति से बढ़ती है, जल्दी जल्दी नहीं बढ़ती है। आई होप आपको ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत समझ आया हो। ये अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में ही बताया गया है और ये 3 अवस्थाएं मेनली बताई जाती है और यही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगी। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में बात करते हैं। आगे का टॉपिक है जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है? जनसंख्या नियंत्रण इसलिए आवश्यक है, अगर जनसंख्या अधिक होगी तो रोजगार या फिर खाद्य आपूर्ति में भी कमी आ सकती है। अगर खाने वाले 10 लोग होंगे और भोजन कम होगा तो वो सबके लिए पर्याप्त नहीं है, कम है। तो इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है। तो जनसंख्या नियंत्रण औरतों के लिए भी ज़रूरी है, उनकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना या उसमें अंतराल लाना है। ठीक है, तो परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना, मतलब ये नहीं कि पूरा रोक देना, पर हाँ कम करना। ज़्यादा जनसंख्या नहीं, सीमित रहे, जितनी होनी चाहिए पर्याप्त रहे, अधिक ना हो, भीड़ ना हो, इसलिए उनके जन्म को रोकना और उसमें बीच बीच में गैप लाना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतर स्वास्थ्य के लिए होता है। परिवार नियोजन सुविधाएं जो होती है वह जब सीमित हो जाएगी जनसंख्या, तो औरतें भी स्वस्थ रूप से बेहतर रहेंगी और ठीक रहेंगी। अब थॉमस माल्थस सिद्धांत के अनुसार थॉमस माल्थस ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। उनका मतलब ये था कि अगर जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया तो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि खाद्य की कमी पड़ जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण भी आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।